हेलो एवरीवन। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है मैंने आपको चोल साम्राज्य के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चोल प्रशासन व्यवस्था जो थी वो काफ़ी उत्तम प्रकार की थी। राजा जो था वो केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख होता था, ठीक है। और राजा को कई नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि चक्रवर्तीगल, त्रिलोक और सम्राट, ठीक है। इन नामों से भी उस समय जो है राजा को जाना जाता था। और चोल शासक अपना जो राज्याभिषेक है वो 3 स्थानों पर करवाते थे। पहला, अब राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम में और चिदम्बरम में, ठीक है। या इन 3 स्थानों पर जो है ये राज्याभिषेक करवाते थे। अब देखिए, राज्याभिषेक का मतलब मैं बता देता हूँ। राज्याभिषेक का मतलब ये होता है जब भी कोई शासक जो है गद्दी पे बैठता है तो उसे हम कहते हैं राज्याभिषेक होना, ठीक है ना। तो जितने भी शासक बने उन्होंने अपना राज्याभिषेक जो है इन्हीं 3 स्थानों पर कराया था, ठीक है। मंदिरों में जो है सम्राट की प्रतिमा भी लगाई जाती थी, ठीक है, ताकि मतलब जिस भी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी प्रतिमा लगाई जाती थी और बाकायदा उन्हें देवता के रूप में पूजा भी जाता था, ठीक है। और प्रशासनिक व्यवस्था में 2 तरह के जो है मंत्री या कहीं के अधिकारी होते थे, एक ऊपरी श्रेणी वाले और एक निम्न श्रेणी वाले। तो जो ऊपरी श्रेणी के मंत्री होते थे उन्हें पेरुदनम कहा जाता था, और जो निम्न श्रेणी के मंत्री होते थे उन्हें सेरुदनम कहा जाता था, ठीक है। सेरुदनम और पेरुदनम। उसके बाद बात करें अगर प्रांतों की, तो चोल साम्राज्य में 6 वर्गों में प्रांतों को वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। सबसे बड़ा होता था राज्य, ठीक है। फिर उससे छोटा मंडलम, फिर उससे छोटा जो होता था उसे कोट्टम कहते थे, उससे फिर छोटा उसे कहते थे वलनाडु, फिर उसके नीचे न्याडु, फिर कुर्रम, ठीक है। तो कुर्रम जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी प्रांतों की, ठीक है। और सबसे बड़ी इकाई राज्य था। और राज्य का प्रमुख कौन होता था, तो राजा होता था। और मंडलम का जो प्रमुख होता था वो राजकुमार होता था। राजकुमार कौन, राजा का पुत्र होता था, ठीक है। और ठीक है, और न्याडु जो है, नेडू जो होती थी एक प्रकार का कह सकते हैं सभा होती थी। इसका अध्यक्ष जो होता था वो कहलाता था नट्टार, ठीक है। और व्यापारिक जो नगर होते थे उनका जो प्रमुख होता था, मतलब जो व्यापारिक जो नगर होते थे वहाँ पे जो व्यापारी होते थे उन्हें नगरम कहा जाता, ठीक है। नगरम कहा जाता था उनके समूहों को, व्यापारियों के। और सबसे छोटी इकाई अगर पूछे प्रशासन की तो वो थी ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी। याद रखें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछता है कि प्राचीन काल में जो है किस वंश में स्थानीय स्वशासन का प्रबंध था। तो याद रखना है आपको, वो चोल साम्राज्य था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्थानीय शासन था और कितने वर्गों में था, तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला था उर, दूसरा है सभा और तीसरा था नगरम, ठीक है। नगरम क्या था, नगरम होती थी व्यापारियों की संस्था जिनका काम होता था व्यापार पर नियंत्रण रखना, व्यापार की देखरेख करना। और फिर सभा जो थी, जिसे महासभा भी कहा जाता था, ये होती थी वरिष्ठ जो ब्राह्मण होते थे उनका ग्रुप होता था इन्हें, ठीक है ना, वरिष्ठ ब्राह्मणों का ये समूह होता था। और उर जो था ये सामान्य मनुष्यों की संस्था होती थी, ठीक है। इनकी जो कार्य समिति थी उनको कहा जाता था गणम, ठीक है, गणम। और महासभा जो है इसके सदस्यों का क्या कहा जाता था, इसके सदस्यों को कहा जाता था पेरुमक्कम, ठीक है। और समिति जो होती थी इसके सदस्यों का कहा जाता था, तो याद रखना है वरिया पेरुमक्कम, ठीक है ना, वरिया पेरुमक्कम। और समिति के सदस्यों का जो निर्वाचन था, यानी अगर समिति का कोई सदस्य बनना चाहता था तो उसके लिए भी ना योग्यता रखी गई थी। क्या योग्यता थी, योग्यता ये थी कि 35 से 70 वर्ष तक आयु होनी चाहिए, ठीक है। मंत्री जो बनेगा, मंत्री कहीं या कहीं की जो सदस्य बनेगा समिति का, वो 3 वर्ष के लिए रहेगा, यानी उसका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। और योग्यता में 1.5 एकड़ भूमि उसके पास होनी चाहिए, एक वेद का ज्ञान होना चाहिए उसे, और भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए, और नेक विचारों वाला वो होना चाहिए, ठीक है। और 30 वार्डों में जो है गांव को बांटा गया था उस समय, ठीक है। और जो व्यक्ति
पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य नहीं हो पाता था, वो नया सदस्य चुना जाता था। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सार्वजनिक भूमि। सार्वजनिक भूमि जो थी, सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था और गांव के हितों के लिए महासभा जो है कर का संग्रह करती थी। ठीक है, जो कर प्राप्ति होती थी उसको जो है उसका जो है उपयोग जो है गांव की भलाई में ही किया जाता था। अब भूमि के अतिरिक्त भी जो है कई प्रकार के कर होते थे वहाँ। ठीक है ना, जैसे कि आप देखेंगे विवाह कर, व्यापार कर और चुंगी कर, ये 3 प्रकार के कर थे जो भूमि के अतिरिक्त जो है चोल साम्राज्य में वसूले जाते थे। ठीक है, और भूमि के उत्पादन का 1/3 भाग जो है वो लिया जाता था। ठीक है, सिक्कों की अगर हम बात करें तो चोल काल में सोने के सिक्के चलते थे और उसे कहा जाता था काशू। ठीक है, कशु कहा जाता था उसे, जो सोने के सिक्के चोल काल में चलते थे। उसके बाद अगर बात करें वेली, वेली किसे कहा जाता था? तो वेली कहा जाता था भूमि माप की इकाई को। ठीक है, जैसे मीटर सेंटीमीटर वगैरह होता है तो उस समय वेली होता था। और चोलों ने सिंचाई के लिए जो है बांध, कावेरी तथा नहरों, मतलब अगर आप देखेंगे चोल साम्राज्य में तो कावेरी नदी जो है यहाँ पर इन्होंने बांध बनाया था, नहरों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत में अधिकतर जो नहरें हैं वो इन्हीं की ही देन है। ठीक है। सेना की अगर हम बात करें तो चोल काल की सेना में 2 प्रमुख सेनाएं थी, जल सेना और थल सेना। ठीक है, और थल सेना में जो है वो होती थी पद्धति मतलब वो पैदल सेना, गजरोही यानी हाथी वाली सेना, अश्वरोही यानी कि जो है घोड़े वाली सेना, और सैनिकों को जो है नगद वेतन मिलता था यहाँ पर। ठीक है, नगद वेतन जो है दिया जाता था सैनिकों को। सामाजिक स्थिति की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो चोल काल की समाज की अगर हम बात करें तो वहाँ वर्ण श्रम पर आधारित थी। ठीक है, वर्ण श्रम पर आधारित थी। समाज में जो 2 तरह के लोग थे, एक तो ब्राह्मण और दूसरे थे अब्राह्मण, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं थे। और चोल साम्राज्य में क्षत्रिय वैश्य धर्म का ना होकर के एक महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्षत्रिय और वैश्य का। नेक्स्ट है उच्च कुलों की स्त्री। उच्च कुलों की जो स्त्रियां होती थी वो संपत्ति की स्वामी होती थी। ठीक है, लेकिन याद रखना उच्च कुल की ही, और अपनी इच्छानुसार जो है वो अपनी संपत्ति को बेच सकती थी। और चोल लेखों में जो है वैदिक कर्मकांड की चर्चा बहुत कम मिलती है। ठीक है, वैदिक कर्मकांड की चर्चा जो है वो बहुत कम मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस जब जब हम आपको डालें नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।